तो आज हम इतिहास के एक कैसे दौर की बात करने वाले हैं जब 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर कब्जे के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद उत्तर भारत में कोई प्रतिरोध बचा ही नहीं है। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत है वो सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं बताते। वो एक जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की कहानी है जो राख से उठ खड़ी हुई थी। और ये कहानी दिलचस्प बात यह है कि युद्ध के मैदान से नहीं बल्कि दमिश्क में खलीफा के महल से शुरू होती है। हाँ बिल्कुल, ये कहानी है राजा दाहिर की 2 बेटियों की, सूर्यदेवी और परिमल देवी। उन्हें आप कह सकते हैं कि चेंडले फम यानी स्पॉइल्स ऑफ वॉर की तरह खलीफा के सामने पेश किया गया था। तो वहां से एक हार और अपमान की कहानी लिखी जा सकती थी। हाँ, लेकिन उन्होंने कुछ और ही सोच रखा था। उन्होंने ऐसा क्या किया कि मतलब इस्लामी सत्ता का जो केंद्र था वो हिल गया? देखिए, जब वो खलीफा के सामने पहुंची तो उन्होंने एक ऐसा दाव चला जो किसी भी हथियार से ज्यादा तेज था। उन्होंने कहा कि वो खलीफा के लायक नहीं है। लायक नहीं है? हाँ, उन्होंने कहा कि मोहम्मद बिन कासिम ने उन्हें पहले ही अपवित्र कर दिया है। ये सिर्फ एक आरोप नहीं था, ये दिमाग का एक शानदार खेल था। अच्छा, तो उन्होंने सीधे खलीफा के अहंकार पर चोट की। बिल्कुल। उन्हें पता था कि खलीफा के लिए उसका अधिकार और उसका अहंकार वो सबसे ऊपर है। ये कहना कि उसके एक सेनापति ने उसे इस्तेमाल किया हुआ तोहफा भेजा है, ये तो सीधा सीधा अपमान था। ठीक यही हुआ। खलीफा वो गुस्से से पागल हो गया। उसे ये बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि उसके एक सूबेदार की इतनी हिम्मत कैसे हुई। तो उसने क्या किया? उसने फौरन हुक्म दिया कि कासिम को जिंदा बैल की खाल में सिलवाकर दमिश्क लाया जाए। जिंदा? हाँ, और ऐसा ही हुआ। रास्ते में ही दम घुटने से कासिम की मौत हो गई। मतलब उन राजकुमारियों ने दुश्मन के ही सिस्टम का इस्तेमाल करके अपने सबसे बड़े दुश्मन को खत्म करवा दिया। कमाल है। पर इसका अंजाम क्या हुआ? मतलब जब खलीफा को सच पता चला होगा? अरसे नहीं होता। कभी कभी सही समय पर कहा गया एक वाक्य वो भी पूरी बाजी पलट सकता है। तो ये एक मनोवैज्ञानिक जीत तो थी, लेकिन जमीन पर सिंध में हालात तो खराब ही हो रहे थे, है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। सिंध में आप कह सकती हैं कि एक अंधेरा छा गया था। मंदिर तोड़े जा रहे थे, गुरुकुल जलाए जा रहे थे और बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन हो रहा था। और बाकी राज्य, उत्तर भारत के बाकी राज्य क्या कर रहे थे? वो या तो चुप थे या शायद डरे हुए थे। लग रहा था कि शायद कोई जवाब आएगा ही नहीं। लेकिन फिर लगभग 730 के दशक में मेवाड़ की अरावली पहाड़ियों से एक जवाब तैयार हो रहा था। और ये जवाब था एक युवा योद्धा कालभोज, जिन्हें हम बप्पा रावल के नाम से जानते हैं। जी, और कहानी में असल मोड़ तब आया जब सिंध से बचकर राजा दाहिर के बेटे राजकुमार जय सिंह अपने कुछ वफादार लोगों के साथ मेवाड़ पहुंचे। ये एक ऐतिहासिक मिलन था। हाँ, इसने सिंध की त्रासदी को मेवाड़ के उदय से जोड़ दिया। राजकुमार जय सिंह अपने साथ सिर्फ सैनिक नहीं लाए थे, वो अपने साथ सिंध की यादें लेकर आए थे। बिल्कुल, अत्याचारों की जिंदा यादें। उन्होंने बप्पा रावल को सब कुछ बताया, कैसे उनका राज्य टूटा, उनके परिवार को कैसे खत्म किया गया। और बप्पा रावल की प्रतिक्रिया क्या थी? मतलब एक छोटा सा राज्य उस समय की सबसे बड़े सैन्य शक्ति से कैसे टकरा सकता था? यहीं पर एक लीडर की पहचान होती है। स्रोतों के अनुसार बप्पा रावल ने पूरी कहानी सुनी और फिर सिर्फ एक बात कही। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, कासिम मर गया, लेकिन उसकी तलवारें अभी भी इस धरती पर चल रही हैं। ये युद्ध अब सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा है। सिंध का बदला मेवाड़ लेगा। ये एक अविश्वसनीय वादा था। यहीं से सब कुछ बदल गया। बिल्कुल। तो एक अकेला योद्धा, एक छोटा राज्य, उन्होंने शुरुआत कैसे की? ये कोई पारंपरिक सेना तो नहीं हो सकती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही उनकी खासियत थी। बप्पा रावल ने जो सेना बनाई वो उस दौर के हिसाब से एकदम अलग थी। उन्होंने किसी राजा या सामंत पर भरोसा नहीं किया। तो फिर मतलब लोग कहाँ से आए? उन्होंने सीधे गांवों में जाकर भीलों, गुर्जरों और राजपूतों, हर उस योद्धा को बुलाया जो अपनी मिट्टी के लिए लड़ना चाहता था। एक तरह की जन सेना। बिल्कुल, एक प्रोफेशनल सेना से ज्यादा एक जन सेना थी। और उनकी रणनीति भी वो भी अलग थी। पारंपरिक सेनाओं से अलग कैसे? उनकी रणनीति सीधी टक्कर की थी ही नहीं। उन्होंने छापामार युद्ध यानी गुरिल्ला वॉरफेयर पर जोर दिया। अच्छा। उन्होंने एक गुप्त ट्रेनिंग सेंटर बनाया
जहां युवाओं को सिर्फ हथियार चलाना नहीं बल्कि अरावली की पहाड़ियों और राजस्थान के रेगिस्तान में लड़ना सिखाया जाता था। मतलब दुश्मन को थकाना, उसकी सप्लाई लाइन काटना। हाँ, और छोटे छोटे हमले करके गायब हो जाना, ये सब। तो ये सिर्फ सैन्य ट्रेनिंग नहीं थी, इसमें मनोवैज्ञानिक तैयारी भी शामिल थी। जी। और इसमें राजकुमार जयसिंह का बहुत बड़ा हाथ था। वो हर सैनिक को सिंध की कहानियां सुनाते थे। अच्छा। वो नाम लेकर बताते थे कि किसका परिवार कहाँ मारा गया, किस मंदिर की रक्षा करते हुए कौन शहीद हुआ। तो इससे सेना में हर कोई सिर्फ एक सैनिक नहीं था, बल्कि एक प्रतिशोध की ज्वाला था। बप्पा रावल ने कसम खाई थी कि जब तक उनकी तलवार अरबों के खून से लाल नहीं हो जाती वो उसे म्यान में नहीं रखेंगे। तो मेवाड़ में ये तैयारी चल रही थी, लेकिन अरब वो शांत तो नहीं बैठे होंगे। नहीं, उन्होंने जुनैद अल मुर्री नाम के एक नए और भी ज्यादा क्रूर गवर्नर को भारत भेजा। और उसने आते ही मारवाड़ पर हमला किया और भीनमाल जैसे समृद्ध शहर को तहस नहस कर दिया। मंदिर जला दिए, भयानक कत्लेआम मचाया। उसे लगा कि उसे कोई चुनौती नहीं मिलेगी। और यहीं पर बप्पा रावल की रणनीति की असली परीक्षा हुई होगी। बिल्कुल। और यहाँ उनकी सैन्य प्रतिभा देखने लायक है। उन्होंने जुनैद की विशाल सेना से आमने सामने लड़ने की गलती नहीं की। तो उन्होंने क्या किया? उन्हें पता था कि अरब सेना अपनी रसद लाइनों पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। बप्पा रावल ने उन्हें वो लड़ाई दी ही नहीं जिसके लिए वे तैयार थे। उन्होंने इलाके का फायदा उठाया। हाँ, राजस्थान का रेगिस्तानी और पहाड़ी इलाका उनके लिए एक भूल भुलैया था। उन्होंने जुनैद की सेना को आगे बढ़ने दिया, लेकिन लगातार किनारों पर हमले करते रहे। उनके खाने पीने के काफिलों को लूटा, पानी के स्रोतों को इस्तेमाल के लायक नहीं छोड़ा। दिन में छोटे हमले और रात में गायब हो जाना। तो इससे अरब सेना का सिर्फ नुकसान नहीं हो रहा था, उनका मनोबल टूट रहा था। बिल्कुल। वे एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहे थे जिसे वे देख भी नहीं सकते थे। वो थक रहे थे, भूखे थे और डरे हुए थे। तो जुनैद की सेना भीनमाल में थी, पूरी तरह से बेखबर और थकी हुई। तब बप्पा रावल ने क्या किया? 744 की वो रात, वो निर्णायक थी। बप्पा रावल की रणनीति शानदार थी। उन्होंने अपनी सेना को 4 छोटी छोटी टुकड़ियों में बांटा और चारों दिशाओं से चुपचाप भीनमाल में दाखिल करवाया। और अरब सेना? वो आराम कर रही थी। उन्हें लगा कि कोई विरोध करने वाला बचा ही नहीं है। आधी रात को अचानक हर गली से हर हर महादेव के नारे के साथ राजपूत सैनिकों ने हमला कर दिया। ये तो पूरी तरह से एक सरप्राइज अटैक था। अरबों को संभलने का मौका ही नहीं मिला होगा। बिल्कुल नहीं। बप्पा रावल खुद लड़ाई का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने जुनैद के उत्तराधिकारी को पकड़ा और कहा, तू वो नहीं जिसने राजा दाहिर को मारा, लेकिन तू उसका वारिस है। तेरा जवाब अब मैं हूं। और एक ही झटके में उसकी गर्दन काट दी। सुबह तक भीनमाल की गलियां अरब सैनिकों की लाशों से पटी पड़ी थीं। इस जीत का, इसका महत्व क्या था? भीनमाल की जीत एक टर्निंग पॉइंट थी। ये पहली बार था कि किसी भारतीय राजा ने एक बड़ी अरब सेना को न सिर्फ रोका बल्कि उनके ही कब्जे वाले शहर में घुसकर उन्हें पूरी तरह खत्म कर दिया। इसने अरबों की अजय होने की छवि को तोड़ दिया। हाँ, कहते हैं सुबह जब राजकुमार जयसिंह ने बप्पा रावल को मंदिर की सीढ़ियों पर खून से सनी तलवार के साथ देखा तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, आज मेरे पिता को न्याय मिला। भीनमाल और रेगिस्तान में जीत के बाद अब सिर्फ एक ही अधूरा काम बचा था, है ना? सिंध की भूमि, जहां से ये सब शुरू हुआ था। बप्पा रावल रुके नहीं? नहीं, उनका अगला लक्ष्य था राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में छिपे हुए अरब सैनिकों के गुटों को खत्म करना। इसके लिए उन्होंने स्थानीय भीलों और ऊंट पालकों की मदद ली जो रेगिस्तान के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। मुझे उन स्रोतों की एक बात बहुत मार्मिक लगी, जहां गुलामों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का जिक्र है। हाँ, बाड़मेर के पास एक दर्रे में उन्होंने एक बड़े अरब गिरोह को घेरा जो हिंदू स्त्रियों को गुलाम बनाकर ले जा रहा था। और उन्होंने उन सभी को खत्म कर दिया। हाँ, और सैकड़ों स्त्रियों को छुड़ाया। स्रोत बताते हैं कि कुछ की हालत इतनी खराब थी कि वो रो भी नहीं पा रही थी। ये सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी। नहीं, ये सम्मान वापस लेना था। ये सिर्फ जमीन वापस लेना नहीं था। और इन सब छोटी बड़ी जीतों के बाद आया अंतिम लक्ष्य, सिंध। हाँ, 746 में बप्पा रावल ने एक बड़ी सेना के साथ सिंध पर चढ़ाई की। ये कोई छापामार हमला नहीं था। ये एक सीधा ऐलान था। बिल्कुल, कि हिंदुस्तान जवाब देना जानता है। सिंध के किले पर भयंकर लड़ाई हुई। बप्पा रावल खुद हाथी पर बैठकर सेना का नेतृत्व कर रहे थे। और राजकुमार जयसिंह, क्या उन्हें अपना बदला लेने का मौका मिला? हाँ,
युद्ध के दौरान राजकुमार जयसिंह ने उस सरदार को ढूंढ निकाला जिसने उनके पिता राजा दाहिर के साथ धोखा किया था और उसे अपने हाथों से मारा। अंत में बप्पा रावल ने अरब गवर्नर को मारकर किले पर भगवा ध्वज फहरा दिया। दशकों के बाद सिंध आजाद हुआ था और वहां किले के प्रांगण में राजा दाहिर के नाम पर यज्ञ हुआ और उस भूमि पर फिर से शिवलिंग की पूजा की गई। न्याय पूरा हो चुका था। युद्ध जीतना एक बात है, लेकिन शांति बनाए रखना और एक टूटे हुए समाज को फिर से जोड़ना, ये शायद ज्यादा मुश्किल काम है। हाँ बिल्कुल। और यहीं पर बप्पा रावल एक योद्धा से आगे बढ़कर एक राष्ट्र निर्माता के रूप में दिखते हैं। उन्होंने ये कैसे सुनिश्चित किया कि ये जीत टिकी रहे? उन्होंने 3 स्तरों पर काम किया। पहला, सैन्य सुरक्षा। उन्होंने सिंध से लेकर राजस्थान तक सीमाओं पर सैनिक चौकियों की एक ऐसी श्रृंखला बनाई, एक दीवार की तरह। हाँ, एक अभेद्य दीवार, कि अगले 150 सालों तक किसी भी इस्लामी सेना ने उस रास्ते से भारत में घुसने की हिम्मत नहीं की। और दूसरा स्तर? समाज का पुनर्निर्माण। जी। उन्होंने तोड़े गए मंदिरों और गुरुकुलों को फिर से बनवाया, व्यापार के रास्ते फिर से खोले ताकि अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट सके। लेकिन उनका सबसे महत्वपूर्ण काम था युद्ध से प्रभावित लोगों का पुनर्वास, खासकर स्त्रियों का। हाँ, ये मातृगृह प्रणाली, ये क्या थी? ये उस जमाने के हिसाब से तो बहुत आगे की सोच लगती है। क्रांतिकारी सोच थी। देखिए, मातृगृह प्रणाली सिर्फ एक आश्रय नहीं थी, ये एक सम्मान और पुनर्वास केंद्र था। अच्छा। जिन स्त्रियों को छुड़ाया गया था, उन्हें वहां मानसिक और सामाजिक सहारा दिया जाता था। उन्हें नए कौशल सिखाए जाते थे ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें, ताकि वो समाज की मुख्य धारा में सम्मान के साथ वापस जुड़ सके। बिल्कुल, ये किसी राजा का नहीं, एक समाज सुधारक का काम था। वो सिर्फ जमीन नहीं, समाज की टूटी हुई आत्मा को जोड़ रहे थे। तो वो सिर्फ एक दुश्मन को बाहर नहीं निकाल रहे थे, बल्कि उस समाज को भी ठीक कर रहे थे जिसे दुश्मन ने तोड़ा था। लेकिन वो जानते होंगे कि खतरा पूरी तरह टला नहीं है। बिल्कुल, इसीलिए उन्होंने अपना तीसरा और सबसे दूरगामी काम किया। उन्होंने भारत के दूसरे राजपूत राजाओं को एक साथ लाने की कोशिश की। उन्होंने एक संदेश भेजा। हाँ, एक बहुत सीधा और शक्तिशाली संदेश। एक होकर लड़ोगे तो इतिहास लिखोगे, बिखरे रहे तो मिटा दिए जाओगे। ये भारत में एक संगठित प्रतिरोध की नींव थी। तो बप्पा रावल की कहानी सिर्फ एक राजा की जीत की कहानी नहीं है। नहीं, ये राख से उठकर अपने सम्मान को वापस पाने की कहानी है। एक ऐसे नायक की कहानी जिसने न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा की, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक मिसाल कायम की। उनका प्रभाव बहुत गहरा था। बहुत। उन्होंने जिस प्रतिरोध की दीवार खड़ी की, उसने उत्तर भारत पर इस्लामी आक्रमण को कई शताब्दियों तक रोके रखा। इससे यहाँ की संस्कृति और ज्ञान को विकसित होने का समय मिला। और उनकी रणनीति? उनकी रणनीति, जिसमें सैन्य शक्ति, कूटनीति और सामाजिक पुनर्निर्माण शामिल था, वो भविष्य के कई शासकों के लिए एक मॉडल बन गई। उन्होंने सिखाया कि घायल हिंदुस्तान मरता नहीं, बल्कि और ज्यादा ताकत से जवाब देना जानता है। हमारे स्रोतों में एक बहुत ही दिलचस्प बात का जिक्र है जो अक्सर इतिहास की मुख्य धारा की किताबों में नहीं मिलती। हाँ, कि बप्पा रावल सिर्फ सिंध पर नहीं रुके, वो अरब सेनाओं का पीछा करते हुए गजनी और ईरान तक उनके मूल गढ़ तक जा पहुंचे थे। ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण विचार है। देखिए, इतिहास सिर्फ उन लड़ाइयों से नहीं बनता जो लड़ी गई, बल्कि उन कहानियों से भी बनता है जिन्हें हम याद रखते हैं। बिल्कुल। जब एक रक्षा करने वाली शक्ति, एक डिफेंडिंग पावर, खुद आक्रमण होकर दुश्मन के घर तक पहुंच जाती है, तो उस दौर की कहानी का असली मतलब क्या रहा होगा? ये सोचने वाली बात है।